नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सबसे ज़्यादा बच्चों की एक क्वेरी है कि सर आरआरबी एलपी का फॉर्म कैसे हम भरें, कहां पर हम किस जोन को चूज करें, कहां की कट ऑफ कम जाती है, इन सभी के डिटेल में यहां पर आपको बताऊंगा। और एक वीडियो आपको आलोक सर लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कहां पर कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ एनालिसिस जोन वाइज, कि आप कैसे आप फॉर्म को अगर फिल कर रहे हो तो किस जोन में आप सेफ हो, कितना जा सकता है, कहां की कट ऑफ, तो वो सब कुछ सीट पे भी डिपेंड करता है, प्लस बच्चों के फॉर्म कहां ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और प्रीवियस जो डेटा है उसकी एनालिसिस भी हम कराएंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो एएलपी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आरआरबी लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो परीक्षा प्लस एकदम आपका सस्ते दामों में कोर्स लेकर आया है। मात्र 499 रुपए में आपको पूरा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का फुल कोर्स दिया जाएगा। उसके लिए आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाइएगा प्ले स्टोर से, ठीक है, आप वहां से भी जा सकते हैं, और live.parikshaplus.org वेबसाइट ओपन करेंगे हमारा। तो यहां पर कोर्सेज में जब आप जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब कोर्सेज में आप जाएंगे, यहां पे कोर्सेज पे आपको आरआरबी चूज करना है। आरआरबी में जाइए, और आरआरबी में जाने के बाद आप यहां पर देखेंगे कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के जो हैं ये आपके मात्र 499 रुपए में। आप व्यू डिटेल करिए, आपको क्या क्या इसमें दिया जाएगा ये सब कुछ पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। लाइव क्लास रहेगी, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेगा और डाउट सेशन रहेगा, और इसका जो वैलिडिटी है टेल एग्जामिनेशन तक है। आप यहां से परचेस कर सकते हैं। बाकी डिटेल में क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ यहां पर बताया गया, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब कुछ आपके वीडियोस ऑलरेडी लगाए गए हैं, डेमो क्लासेस भी लगाई गई हैं, आप यहां से डेमो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि क्या हमें कैसे फॉर्म को भरना है। जो दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं वो इस देखने के बाद लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तब आपको पूरा कोई भी समस्या नहीं होगा। आराम से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिए, नहीं तो एक बार फॉर्म में गलती हो गई तो फिर पछताना ही है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले तो मैं जोन बता दे रहा हूं कि पूरा जो जोन है आपका रेलवे का वो कहां कहां है। तो ये आप जब आप नोटिफिकेशन पढ़े होंगे तो नोटिफिकेशन में पूरा ये जोन दिया गया है आपका कि कहां कहां पे कौन सा जोन है। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं आपको, ये देखो कि आपको कहां जाना है। अब उस आप पे डिपेंड करता है, आपको जॉब चाहिए कहीं भी भेज दे इंडिया के कोने में, तो आप उसके लिए तैयार हो तो कहीं चले जाओ। चेन्नई है आपके पास, तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है, मुंबई है, सिकंदराबाद है। ये तो जाहिर सी बात है, बच्चा सोचता है कि कहीं हम अपने जोन में रहें, लेकिन जॉब मिल रहा है कहीं भी मिले हम करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं तो वो आप तो कहीं भी फिल कर सकते हो, आपके लिए कोई जोन मायने नहीं रखता है फिर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हम नॉर्थ वाले में ही पार्ट में रहें, आप इतने ही पार्ट में रहना चाहते हो, आप नीचे साउथ की तरफ नहीं आना चाहते हो, तो आपके पास ये बेहतर विकल्प है कि इस जोन में आप फॉर्म भर सकते हो। चंडीगढ़ हो गया, भोपाल, बिलासपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम सीट की बात करें ना तो यहाँ बिलासपुर में आपको है, फिर आपका रांची है, पटना है, प्रयागराज है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी है। तो यहां पे आप इस जोन में अगर रहना चाहते हो, बाकी अजमेर, राजस्थान, ये वाला अहमदाबाद हो गया। अब रही बात की सिकंदराबाद, यहां पर बच्चे फॉर्म इसलिए फिलअप करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस जोन में कि यहां पे कई बार रिसेंट में देखा गया है पिछले कि कट ऑफ जो है कम जाती है। लेकिन यही आपके हर लोगों की, क्योंकि अब बेरोजगारी का ज्यादा ही है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ चुकी है, और सीटें भी आप जान रहे हो कि इस बार सबसे कम ही सीट आई है। तो उस हिसाब से इस सिकंदराबाद में जब सीटें ज्यादा हैं यहां पर, और बिलासपुर पे सीट आपकी सबसे ज्यादा है, आपको मैं सीटों की संख्या भी दिखाऊंगा। तो यहां सबसे ज्यादा सोचते हैं बच्चे कि नहीं यहां कोई जाना नहीं प्रेफर करता। ऐसे ही तो सभी बच्चे डालते हैं फॉर्म कि नहीं चलो ठीक है यहीं पर डाल दें, यहां से कट ऑफ कम जाएगी। तो यहां जब फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, सीट भी ज्यादा है, तो सीट ज्यादा होने के कारण भी क्या होगा, एप्लीकेशन बढ़ जाएगा। अब यहां पे जब एप्लीकेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी उसकी उसी अकॉर्डिंग बढ़ेगी। लेकिन अभी तक हर बार की अपेक्षा देखा गया है कि इस जोन यहां पर जो सिकंदराबाद की जो है कट ऑफ, बाकी प्रयागराज हो गया, ठीक है, इन सभी से, गोरखपुर हो गया, इन सभी से कम ही गई है ना। तो मात्र 10-12 नंबर का अंतर रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आते हैं हम लोग कि जोन में आपको कहां कहां पे सीटें कितनी हैं वो हम आपको दिखा देते हैं।
कि यहाँ देखिए सभी को सब जोन में भी डिवाइड किया गया है, आपको दिख रहा होगा। जैसे अहमदाबाद में WRN जोन है, ठीक है, कुछ में एक ही जोन है सब जोन, और बाकी में आपके एक एक सिंगल जोन दिए गए हैं। तो यहाँ देखो अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में भी आपके 104 सीट है यूआर की, ये ध्यान रखिएगा। बिलासपुर में देखिए 2 है, सेंट्रल का है, साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे भी है, तो 2 जोन आपके हैं यहाँ पे, सब जोन भी डिवाइड किए गए हैं बिलासपुर में। तो सबसे ज्यादा सीट आपकी अगर हम बात करें तो 483 प्लस 57 सीटें आपकी यहाँ पर हैं बिलासपुर में है। उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पर तो सब में यही 42, 57, 26, 55। यहाँ कोलकाता में आ जाओगे तो यहाँ पर भी आपके 155 प्लस 30 है, यहाँ पे 155 प्लस 30 है, ठीक है, 185 सीट है। इसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ नीचे थोड़ा सा चले आओगे, हाँ, सिकंदराबाद की जो बात करें तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर कहां से फॉर्म डालें, तो अब सेकेंड हाईएस्ट सीट आपकी जो अगर बात किया जाए तो ये यहां पर आपको सिकंदराबाद में मिलेगी, 228 प्लस 80 सीट यहां पर है। हाँ, तो ये आपके कुछ इतने सीट हैं, यहां पर आपको सबसे ज्यादा बिलासपुर में है, तो जहां सीट है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन वहां बढ़ भी जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर बार कम गया था तो इस बार भी कम जाएगा, हाँ, लेकिन एक मानसिकता ये भी होती है कुछ स्टूडेंट की कि अब उतना दूर क्या करने जाए, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चे जो वहां ज्वाइनिंग कर लिए अब अपने अपने स्टेट में आने की कोशिश करते हैं कि वहां से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहला फेज तो ये होता है ना कि हमें जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो हम सीट जहां ज्यादा रहेगी उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। एक तो इस बार सीट भी कम आई है तो इस वजह से यहाँ पर फॉर्म भी ज्यादा भरे जाएंगे, तो उस हिसाब से अपने विवेक के हिसाब से आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है जब सीटें हैं तो कहीं ना कहीं आपका जहां पे मान लो अभी यहाँ एकदम छोटे छोटे सीटों में भर दोगे 10-15 सीट में तो कहां से होगा, जाहिर सी बात है वहां की तो जनसंख्या है, अब 15 सीट आप बोलो मुजफ्फरपुर से भर दें तो मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है जब सीटें जहां पे हैं तो यही मानिए कि कंपटीशन होगा, लेकिन जब सीट है तो कंपटीशन में आपको एक ही सीट तो लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करिए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बेस्ट है तो बिलासपुर, अगर आपको जॉब लेना है तो सिकंदराबाद जरूर भरिए क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब आते हैं जब आप फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये आपका पूरा ओपन हो जाएगा। यहां आप देखिए, यहां पूछ रहा है आर यू करेंटली डिबार्ड फॉर एनी आरआरबी और आरआरसी, मतलब आपको कहीं आरआरबी और आरआरसी से डिबार्ड तो नहीं किया गया, किसी वजह से कहीं कभी चीट उट करते हुए पकड़े तो नहीं गए, तो यहां पे नो कर देना, यस करोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां लेजिक सर्जरी के बारे में आपसे पहले ही पूछ लिया है कि आपने सर्जरी तो नहीं कराया है, तो यहां पर जरूर कर दीजिएगा नो। अगर कराया होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको मेडिकल में। एनी पर्सन विद ए बेंचमार्क, अगर डिसेबिलिटी वाला है तो वो भी आप यहां चूज कर लीजिए, बाकी आपका डिटेल आपसे मांगेगा, अगर यस करोगे तो आपकी नेशनलिटी पूछेगा तो इंडियन आप यहां, उसके बाद से आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहां पर आपसे पूछा जाएगा। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना फुल नेम यहां पर रखोगे, एक बार अपना फुल नेम यहां पर डालोगे, फुल नेम पूरा, उसके बाद से आप उसी को रीटाइप कर देंगे पूरी तरह से। तो दोनों बार आपको पूरा पूरा नाम डालना है, आपका जो भी पूरा नाम होगा, ठीक है, कुमार के साथ है तो पूरा नाम डालिएगा, तो यहां पर पूरा फुल नेम आपको फिल करना है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो यहां डीओबी आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, चूज करना है, फिर से उसी को रीटाइप करना है, जो डेट ऑफ बर्थ आप चूज करोगे वही यहां पे, और ये सभी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से यहां अपना जेंडर चूज करना है, यहां पे जेंडर को फिर से रीटाइप करना है, रीचूज करना है, फिर यहाँ फादर्स नेम वही हाई स्कूल के उस हिसाब से, और यहाँ फिर से फादर नेम्स को रीटाइप करना है, ये ध्यान रखिएगा। मदर्स नेम को रीटाइप करना है, और फिर यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन आपसे पूछेगा, ठीक है। आधार वेरिफिकेशन में क्या है कि आप यहां पर आधार कार्ड है तो आप यहां से नंबर डालिए आधार का, वेरीफाई यूजिंग आधार कर दीजिए, तो वहां ओटीपी आएगा, वेरीफाई हो जाएगा आपका, यहां पे ओटीपी ध्यान रखिएगा। तो ये आधार से आपका पूरा आधार भी आपका वेरीफाई हो गया। उसके बाद से यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो यहाँ आपका ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, आप ईमेल आईडी डालिएगा, अपना ईमेल आईडी वही डालिएगा जो आपका हो। पता चले आप लोग मैक्सिमम फॉर्म कहां फिल कराते हो, साइबर कैफे पे, तो साइबर कैफे वाला अपना डाल देता है और उल्टा सीधा कुछ भी भर देता है।
अपने फॉर्म भराते समय साइबर कैफे पे भी भरवा रहे हैं तो वहां खुद मौजूद रहिए कि भैया नहीं ऐसा नहीं, मेरे सामने मेरा फॉर्म भरिए। वो कुछ भी गलती कर देंगे, फिर बाद में आप कहोगे कि सर ऐसा हो गया, दिक्कत होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, फॉर्म में दिक्कत मत करिएगा, एक एक स्टेप बता रहा हूं। यहां पर आपको पूरा का पूरा ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद से यहाँ पे जैसे ईमेल आईडी डालोगे आप पे ओटीपी जाएगा कि आप तभी आप जान जाना कि मेरी ईमेल आईडी सही है कि नहीं। वहां ओटीपी डाल के इसको वेरीफाई करोगे। फिर आपका मोबाइल नंबर जो चलता हुआ हो, ठीक है, अपना मोबाइल ही नंबर डालिएगा और फिर यहाँ पर ओटीपी आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये दोनों वेरीफाई होने के बाद आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे और पासवर्ड जो होगा, पासवर्ड में एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक से ज्यादा भी रख सकते हो लेकिन एक कैपिटल लेटर होना जरूरी है। एक कैपिटल होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना जरूरी है और एक आपका बोल सकते हो स्पेशल कैरेक्टर, यहां लिखा है ना स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये सब होना चाहिए। तो एक कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए और एक स्मॉल अल्फाबेट होना चाहिए और एक @ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये तो मिनिमम है, मिनिमम इतना होना ही चाहिए। बाकी आप बना सकते हो जो भी आपको याद रहे। उसको एक बार फिर से यहां पर बना लिखेंगे, पासवर्ड आपका कंफर्म हो जाएगा। फिर ये आपका कैप्चा कोड डाल के आप नीचे जैसे ही यहां पर आएंगे तो नीचे पर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, प्रीव्यू करके रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन स्लिप ओपन होगी। इसमें आपका पूरा नाम, सब कुछ डिटेल आपको यहां पर दिया रहेगा, एक बार देख लेंगे। और जैसे यहां से नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करते ही आपको ये लॉगिन पेज आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन अब आपका हो गया तो आप अपना ईमेल आईडी नंबर डाल के या मोबाइल नंबर डाल के यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा है, पासवर्ड जो आप बनाए हैं वो डालिएगा, कैप्चा कोड डालिए। जैसे ही आप यहां पर एंट्री लॉगिन करेंगे, लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको पूरा का पूरा देखिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये ध्यान रखिएगा आप चूज करते समय इंग्लिश बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है पेपर का, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। और जो भी बच्चे रीजनल वाले हैं वो इन 13 लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं, जो बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकण, मलयालम, ये सब जो लैंग्वेज दिया गया है ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप यहां से अलग से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। तो यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके बाद से अब जैसे ही यहां ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। और सबसे पहले ही आपको चूज करना है क्या, आप किस जोन से भर रहे हैं फॉर्म को। तो यहां आपको जोन सेलेक्ट करना है। तो जोन आपको मैंने बता दिया, जहां ज्यादा सीटें हैं तो जाहिर सी बात है 10-15 सीट के लिए तो फॉर्म भरोगे नहीं, हाँ, तो उस हिसाब से आप जोन सेलेक्ट कर लें। एक ही जोन से भर सकते हैं, 2 जोन से भर भी नहीं सकते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा, कोई एक ही तो पेपर देने जाओगे, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप जोन सेलेक्ट करिए। और इस जोन में क्योंकि यहाँ पे 2 थे, एक आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे वाला था और एक आपका था साउदर्न कोस्ट रेलवे, तो ये आपके 2 आपके जो जोन के आएंगे, इसमें जो वैकेंसी है इन दोनों पे आप टिक कर दीजिए। कहां पे आप प्रेफर करना चाहते हैं, ईस्ट कोस्ट में जाना चाहते हैं या साउदर्न में जाना चाहते हैं। तो ये है तो जोन सिकंदराबाद का ही है, उसमें भी सब जोन दिए गए हैं, सिकंदराबाद में भी सब जोन दिया गया है। तो ये आपके 2 सब जोन हो जाएंगे। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद पूरा डिटेल आपको यहां पर ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल, अदर्स डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट, प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू, ये वाला चीजें आएंगी। फिर प्रीव्यू के बाद जैसे आपका पेमेंट होगा, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। बैंक डिटेल आपको यहां पर मांगा जाएगा, वो बहुत करेक्ट भरना है, वो क्यों भरना है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने चूज किया वो सब चीजें रहेंगी। यहाँ पर आप मैरिड हो कि नहीं वो चूज करना है, रिलीजन चूज करना है हिंदू, ठीक है। उसके बाद से आप जो भी होगा वो चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे आप कहा रहा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, यहां से आप अपना लैंग्वेज चूज करोगे एग्जामिनेशन का, ठीक है। जो भी आपको रीजनल लैंग्वेज चाहिए तो रीजनल लैंग्वेज आप यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जैसे ही आप उसी पेज पर, ऐसा नहीं उसी पेज पर आप देखोगे तो बाकी चीजें रहेंगी। आपको मार्क्स बताना है, 2 मार्क्स बताने हैं आपके, कोई भी पहचान के मार्क्स होने चाहिए। तो आपके चेहरे पे मार्क्स है, चाहे कहीं भी आपके मार्क है तो वो आपको यहां पर बताना है। आइडेंटिफाई मार्क होगा वो, तो वो जरूरी है, दोनों नेसेसरी है आपको।
यहां देखिए जब लैंग्वेज पे जाएंगे तो इतने सारे लैंग्वेज आ रहे हैं आपके पेपर के, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपकी कम्युनिटी डिटेल आएगी। कम्युनिटी डिटेल में आप ऐसे यहां से सेलेक्ट करेंगे, उसको भर देंगे, फिर एड्रेसेस आएगा आपका। यहां देखिए कम्युनिटी डिटेल पर चूज करेगा, उसके बाद से आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछेगा कि एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। तो जहां आप रह रहे हैं इस समय, कुछ कर रहे हैं, वहां का एड्रेस डाल दीजिए, और परमानेंट एड्रेस आप अपना घर का डाल दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप दोनों सेम कर सकते हो, कोई एक एड्रेस डालिए, परमानेंट भी वही वो कर दीजिए, आप घर का ही डाल सकते हैं, अपने गांव का ही डाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूरा बाकायदे से अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ये सब कुछ अच्छे से डालिएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती मत करिएगा आप सभी। इसके बाद से आप जैसे ही आप अपना पूरा एड्रेस डाल लेंगे, फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहां आपसे पूछेगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप नो कर दीजिए। आप फिजिकली डिसेबल हैं तो पहले से ही पूछ लिया था, तो यहां पर ऑलरेडी नो आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय ही आपसे ये पूछा गया था। उसके बाद से आपसे यहां पर देखिए ईबीसी होल्डर मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप चूज करके यहां पर लगाओगे, यस करोगे तो उसकी चीजें पूछेगा सर्टिफिकेट के बारे में। और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है, किसके किसके लिए, और कितना रिसेंट होना चाहिए, सेंटर का चलेगा या स्टेट का चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, अब यहां पर आपको पूछ रहा है कि डिटेल, हाँ यहां पर आपसे क्या पूछ, डिटेल द सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। अगर आप एम्प्लॉय हैं, आर यू एम्प्लॉय फॉर इंडियन रेलवे, तो आप चूज करिए और अपना डिटेल भरिए, अगर इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय रहे हैं तो, नहीं रहे हैं तो नो ऑप्शन कर दीजिए, जाहिर सी बात है। अब यहां पर आपसे आर यू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिस में आपने कोर्स किया है उस एक्ट के तहत, तो आप यहां सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपका आईटीआई वाईटीआई है, अप्रेंटिस नहीं है, ठीक है, अप्रेंटिस के अकॉर्डिंग नहीं किया है तो आप न चूज करिए, इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर सिंपल आप डिप्लोमा डिग्री और आईटीआई वाले हो तो। उसके बाद से यहां पर आपसे अकाउंट डिटेल मांगेगा, बैंक डिटेल फॉर रिफंड फीस, जो इसकी फीस है वो रिफंड होती है ना, तो आपके जब प्री आप दे लोगे, जितने लोग क्वालिफाई होंगे उनका तो ठीक है, जिन लोग क्वालिफाई नहीं हुए ये ध्यान रखिएगा, यहां पर फीस आपका जब भी आप एग्जाम दे लेते हो, जब रिजल्ट आ जाता है तो ये आपकी फीस रिफंड की जाती है। तो आप अपना अकाउंट नंबर जो चल रहा है, ठीक है, अपना नाम अकाउंट का, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर सही डालिएगा, तभी आपके पैसे जो है वापस आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ये सब अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालोगे, यहां कंफर्म करोगे, अपने आप बैंक का नाम ले लेगा और एड्रेस भी ले लेगा कि कहां का आपका बैंक है, आईएफएससी से ही वो एड्रेस ले लेता है बैंक का। तो ये सही डालिएगा, पता चले रिफंड वाला डाल दिया कौन, आपका साइबर कैफे वाला, तो पहले तो पेमेंट कर देगा आपसे इतने रुपए का, उसके बाद से जब रिफंड आएगा तो उसी के अकाउंट में आएगा। तो यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालना, नहीं तो वो अपना पेमेंट तो करता ही है लेकिन रिफंड भी उसी के पास आ जाता, तो 12,000 रुपया से ऊपर पहुंच जाओगे फॉर्म में। चलो यहां पर आते हैं हम लोग, अब जैसे ही आओगे तो एजुकेशन वाले डिटेल में, तो यहां एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो वही है, आप 10+ के साथ अगर आपने क्या किया है, आईटीआई किया है, जो भी ट्रेड आपको दिया गया है, इसकी एक डिटेल वीडियो बनाई गई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्वालिफिकेशन वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आपका यहां बोला है कि अगर आपने 10th के साथ क्या किया हो, आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, एक्ट यही बोला है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत आपने इन ट्रेड से किया हो तो आप चल सकते हैं। और दूसरा लास्ट आपका है, आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो किससे, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक से, इन ट्रेड से आपने किया है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यहां पूरा दिया गया है तीसरा क्वालिफिकेशन। उसके बाद से आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो उसी वाले पेज पर ऊपर दिया गया है और यहां से अब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करने के लिए आएगा। यहां आप देखिए जैसे ही आप 10th आपका हो जाएगा, 10th का डिटेल भर देंगे, 10th का डिटेल भरने के बाद यहां से आपका क्या पूछेगा, 10th का पूरा रोल नंबर, हर चीज कब पास किए वो सब भरने के बाद आपसे वो वाला आईटीआई वाला पूछेगा कि आपने क्या किया है। तो यहाँ एनएसी आ रहा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का आ रहा है, एक आईटीआई आ रहा है और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
और डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, ये 3 चीजें आपके 1 2 3 4 चीजें आ रही हैं। इनमें से जो आपने किया, अगर डिप्लोमा किया है 3 साल वाला, यहां लिखा भी है इसीलिए 3 साल का डिप्लोमा, ऐसा नहीं कि 1 साल और 1.5 साल वाला नहीं, 3 साल वाला अगर डिप्लोमा आपने किया है तो वो चीजें यहां पर चलेगा, तो वो आप यहां से भर सकते हैं। बाकी अपना ट्रेड यहां से चूज करेंगे, है ना, स्टेट बताएंगे कहां से किए हैं, किस जगह से किए हैं उसका यहां पर बताना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कॉलेज का नाम क्या था, पासिंग ईयर क्या था, ये सभी आपको यहां पर फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहां आपके पास आएगा ट्रेड, किस ट्रेड से हैं आप, तो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये आप डिग्री और डिप्लोमा में ये ट्रेड आपके आएंगे। इसमें से आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, मैकेनिकल के। अब कहेंगे बच्चे कि सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है, तो मैं कौन सा ट्रेड चूज करूं। तो भाई जो बीटेक चाहे डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन किया है, तो आप उसमें कौन सा उसका जो मेन ब्रांच होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसको चूज करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ईईई जो होता है, उससे आपने किया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन किया है, तो वो ट्रिपल ई जो होता है वो आपकी किससे होती है, ठीक, वो आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आएगी। ऐसे मैकेनिकल के आपके ब्रांच होते हैं, ऑटोमोबाइल के जो ब्रांच होंगे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आएंगे, जो सब ब्रांच कहलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा जो ईसी वाला है वो नहीं भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाला नहीं भर सकता है, भर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म को भर सकते हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। यहां आप देख लीजिएगा कि कहां से आपने किया है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब आगे हम कब आपने पास आउट किया वो सब कुछ आप डिटेल भर दीजिएगा। यहां पर अगर आप आईटीआई वाला चूज करते हैं क्वालिफिकेशन कि आपने आईटीआई किया है, तो ये सभी ट्रेड आपके सामने यहां पर रहेंगे कि कौन कौन सा ट्रेड है। अभी मैंने डिग्री वाला आपको बता दिया, डिग्री और डिप्लोमा ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा, बाकी आईटीआई में ट्रेड बढ़ जाते हैं जितना ट्रेड दिया है। तो इन ट्रेड में से आपका जो भी ट्रेड है वो ट्रेड आप चूज कर लीजिएगा कि आपके कौन से ट्रेड हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिस्ट, डीजल, मोटर व्हीकल, रेडियो एनटीवी, ये सभी आप ट्रेड चूज कर लीजिएगा। बाकी इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर, ये सब फॉर्म में आप फिल कर दीजिएगा। तो ये आपका आईटीआई वालों के लिए हो गया। बाकी डिग्री डिप्लोमा में तो बस वही चीजें जितना मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। जैसे ही आप नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद, तो आपका फोटो अपलोड करने के लिए आएगा। फोटो कैसा होना चाहिए, यहां पर पूरा डिटेल लिखा गया है। क्या होना चाहिए फोटो में, यहां देखिए, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पीछे आपका जो बैकग्राउंड है कुछ भी हो, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का वो व्हाइट होना चाहिए। आप लोग उल्टा सीधा अपलोड कर देते हो, बाद में वो रिजेक्ट होके आता है कि या तो इस वजह से रिजेक्ट हो गया आपका फॉर्म, तो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक। किस फॉर इसका जो साइज होगा वो इतने बाय इतने पिक्सल्स में होना चाहिए, जेपीईजी और जेपीईजी का फॉर्मेट होना चाहिए, है ना, 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए आपका जो है, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। वो बार बार यही बोलेगा 30 केबी से लेकर 70 केबी के बीच में आपका क्या होना चाहिए, फोटो का साइज होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। यहां साफ साफ लिखा है कि अगर सेल्फी टाइप का कुछ है तो उस प्रकार का फोटोग्राफ आपका नहीं चलेगा। द फोटो शुड हैव क्लियर फ्रंट व्यू ऑफ द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड डार्क ग्लासेस। चश्मा वश्मा लगा के वीआईपी बन के मत फोटो खिंचवाना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से बोला फेशियल फीचर्स शुड बी क्लियर, नॉट बी कवर्ड बाय एनी आइटम सच एज मास्क, हेयर ऑफ हेड, क्लॉथ, शैडो, ज्वेलरी, ये सब नहीं पहनना है, कि आपका फेस ढका हुआ एकदम क्लियर होना चाहिए, ये चीजें ध्यान रखिएगा। मास्क वॉक्स लगा के नहीं करना। तो ये सब आप जानते ही हो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, इसमें पूरा डायमेंशन दे दिया है, और 30 से 70 केबी के बीच का होना चाहिए, ठीक है। आप जहां भी जाएंगे फोटो खिंचवाने, व्हाइट बैकग्राउंड पर खिंचवाइएगा, उनसे बोल दीजिएगा भैया वो आपको बना के दे देंगे 30 से 70 केबी में। आप जो है पीडीएफ फाइल भी आप उसका जेपीजी फाइल में आप ले लीजिएगा, ठीक है। जब भी जैसे जरूरत पड़ेगी आप उसे रिसाइज भी कर सकते हैं, वो आपको रिसाइज करके दे देंगे। ये ऑलमोस्ट इतना चलता ही है हर जगह, ठीक। अब आगे जब बढ़ोगे तो
तो यहाँ सिग्नेचर आपसे मांगेगा। सिग्नेचर में भी सेम चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। 30 KB से ये भी होना चाहिए, 30 KB से 70 KB के बीच में आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए और आपका फॉर्मेट भी वही JPG वाला ही चलेगा। ठीक, किसी किसी में JPG मांगता है, किसी किसी में PNG मांगता है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका ये जो CBT 2 में आपका जो पेपर होगा पार्ट 2 वाला, पार्ट B जो होता है वो ट्रेड वाला जो होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, उसके लिए आपसे यहां पर पूछेगा कि कौन सा पेपर आप देना चाहते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करेंगे वहां पर, ठीक है, आप ट्रेड में अपना इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करेंगे तो पेपर में आपके दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और मैकेनिक रेडियो और टीवी, दो पेपर आएंगे। इनमें से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो क्वालिफाइंग वाला पेपर होता है, पार्ट बी, जो CBT का पार्ट बी होता है वो। बाकी लास्ट में भी एक बार ऑप्शन आपको देता है, शुरुआत में आपसे तो चूज करा ही लेता है कि भैया किस जोन से भरना। अगर मूड बदल गया लास्ट तक फॉर्म भरते भरते तो आप यहां पर एक बार कंफर्म कर सकते हो कि भाई आप यही में हो या चेंज करना चाहते हो। क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन। अगर आपको लग रहा है जोन चेंज करना है तो अंतिम तक फीस सबमिट करने से पहले आप इसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक, ये ध्यान। अब मैं बताऊं अलग अलग में क्या क्या दिखेगा ये। जैसे अगर आपने मैकेनिक्स वाला चूज किया है ना, आपने अगर मैकेनिकल ट्रेड चूज किया है तो मैकेनिकल में आपको ये सब ट्रेड आपको दिखेगा। ध्यान देखिए, मैकेनिकल में आपको ये ट्रेड दिखेंगे, फिटर, मैकेनिक मोटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, है ना, मैकेनिस्ट, उसके बाद से हीट इंजन। तो ये सब आपके ट्रेड आपके किसमें, मैकेनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर में आपको दिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से अगर आपने इलेक्ट्रिकल चूज किया, हाँ, ये आपका वो ऑटोमोबाइल वाला है, तो ऑटोमोबाइल वाले में भी अगर आपने ऑटोमोबाइल से चूज किया है तो ऑटोमोबाइल में भी पार्ट बी के लिए आपका ये पेपर के लिए आपके चूज आएंगे। इसमें कुछ चीजें आपके सेम टू सेम मैकेनिकल के लिए तरह ही है ये भी। तो यहां पर आपका मोटर व्हीकल वाला भी है, ट्रैक्टर मैकेनिक भी है, मैकेनिक डीजल भी है, हीट इंजन भी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक भी है। ठीक, तो ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी इतने पेपर आपको आएंगे कि इनमें से आप किसके लिए पेपर चूज करना चाहते हो, वो उन्हीं से प्रश्न रहेगा। और ये आप अपने सिलेबस में पढ़े होंगे, जो भी आपने किया है उसमें आपने पढ़ा होगा, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। अब अगला जो है, हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रिकल वाला भी है, इसी में है, आपको मैं इलेक्ट्रिकल वाला भी, इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा दिया था, हाँ ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ये आपका इलेक्ट्रिकल वाला ट्रेड है। इलेक्ट्रिकल वाले में कौन कौन से आएंगे, हाँ ध्यान दीजिए। इस इलेक्ट्रिकल वाले में आपके क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप चूज करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट एंड मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये आपके किसके लिए आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए चूज करने के लिए आएंगे कि इनमें से आप कोई पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो इनमें से आप पार्ट बी में जो CBT 2 में क्वालिफाइंग होता है उसका कोई असर नहीं होता है। ठीक है, बस आपको क्वालिफाई करना होता है, वो पेपर आपको यहां से चूज करना होगा। वो आपके CBT 2, जब आप CBT 1 आप पास कर लोगे, CBT 2 के पार्ट बी में इसका पेपर कराया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एक एक स्टेप मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद से यहाँ पर लास्ट में आप जैसे यहाँ पर करने के बाद सब कुछ सबमिट करने के बाद आप सीधे पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपका सक्सेस होगा और फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि परीक्षा प्लस मात्र 499 रुपए में, 499 रुपए में आपको ALP और टेक्नीशियन दोनों, क्योंकि टेक्नीशियन की भी आने वाली है, इसकी भी, दोनों के बैच जो हैं आपके CBT 1 और CBT 2, इन दोनों का प्राइस जो है मात्र 499 में ही आपको ये बैच दिया जा रहा है। आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें या live.parikshaplus.org से जाकर आप बैच से जुड़ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आप इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी समस्याएं बता सकते हैं। चलिए, और कमेंट में भी आप बता दीजिएगा जो भी आपको फॉर्म फिल करने में समस्या हो रही है। और बाकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मैं एक वीडियो और डाल दूंगा आप लोगों की क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है,
कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद से आपको अगर और कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान निकाला जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।